वेल स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस आपको मैं बता चुका प्रीवियस वीडियो में। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोलिसिस हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी बनता है। हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल्स है, फ्यूल की तरह बिहेव यूज कर सकते हैं। सो पहला एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सेकेंड एप्लीकेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ मोल्टेन साल्ट। अब मोल्टेन साल्ट मीन्स NaCl। अगर मोल्टेन NaCl ले लिया जाए तो उससे प्योर सोडियम हमें फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सब जो मेटल्स हैं इनके डायरेक्ट इनके साल्ट के मोल्टेन स्टेट से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इनको ऑब्टेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब इट इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस बाय विच द प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्प्योर मेटल। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनको जब प्यूरिफाई करते हैं तो इसी प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर, प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर ये भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक एप्लीकेशंस है। इस तरह एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी जब मेटल पर जब किसी दूसरे मेटल का सरफेस चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। जैसे आयरन मेटल पर कॉपर का लेयर चढ़ा देना तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। So these are few applications of electrolysis. Now after this the next topic is the quantitative aspect of electrolysis and Faraday law. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स इससे ज्यादा आते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है क्वांटिटिव। दो तरह के प्रॉपर्टी होता है, एक क्वांटिटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव मीन्स अमाउंट से मतलब है, इट मीन्स अमाउंट, और क्वालिटी मीन्स उसके प्रॉपर्टी से मतलब है। तो हम क्वांटिटिव पढ़ेंगे, क्वांटिटिव मीन्स अमाउंट से मतलब। तो माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड substance on electrode and passing the electric current in electrolysis process। यानी माइकल फैराडे सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है उसके अमाउंट और जो उसमें पास कर रहे हैं, उसमें जो करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उनके बीच में एक रिलेशन दी और उस रिलेशन को एक लॉ के रूप में रिप्रेजेंट किए जिसे हम बोलते हैं फैराडे लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, फैराडे लॉ। तो सबसे पहले माइकल फैराडे यानी माइकल फैराडे इन 1813 में was given relationship between amount of deposited substance on electrode और लिबरेटेड भी हो सकता है क्योंकि गैस भी हो सकते हैं, और लिबरेटेड amount of liberated gas on electrode side and quantity of passing electricity
इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए बच्चों? तो माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज गिवन रिलेशनशिप, क्वांटिटिव रिलेशनशिप, आल्सो वी कैन राइट हियर क्वांटिटिव, क्योंकि क्वांटिटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द amount of deposited substance or liberated amount of liberated gas on electrode and quantity of passing electricity during electrolysis process, during electrolysis process। समझ गए बच्चों? और इसे एक रिप्रेजेंट किए और इसको फॉरवर्ड किए एक लॉ के रूप में, जिसको हम कहते हैं फैराडे लॉ। और ही पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग, ही पुट द फॉलोइंग टू लॉ that is called फैराडे लॉ। उसे क्या बोलते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका है पॉइंट, समझे आप लोग? तो बहुत समझ ले, माइकल फैराडे क्वांटिटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टडी किए और ही वाज गिवन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड गैस एंड पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। he put the following two law that is called फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले, तब एक एक लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए पहला लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ, तो ध्यान देंगे फैराडे फर्स्ट लॉ या फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए फिगर से आप समझिए। पहले मान लें हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। ये प्लस ये माइनस, यहां पर की लगा है, मान लीजिए अभी ऑफ है। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जैसे NaCl ले लिया, NaCl मोल्टेन NaCl, तो आपका Na प्लस होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा। जैसे की को ऑन करते हैं तो यह आयंस इलेक्ट्रोड पर क्या करेगा? अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर डिपोजिट होगा। अब मान लो यहाँ सोडियम डिपोजिट हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो मान लीजिए इसका अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सोडियम ऑन कैथोड साइड, ऑन कैथोड मान लीजिए स्मॉल W ग्राम। कितना ग्राम? W ग्राम। और जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रहा है उसका अमाउंट मान लिया गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान लिया कैपिटल Q। तो इसी पर लॉ बनाया गया है। अब लॉ हो है क्या? तो इसमें यह बताया गया द अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड आर लिबरेटेड ऑफ सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड is always directly proportional to passing of electricity या passing of quantity of electricity। इट मीन्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे, अगर इसमें मैक्सिमम अमाउंट में अगर NaCl लिया गया तो मैक्सिमम अमाउंट में भी इसमें डिपॉजिट होगा। सो हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड आर लिबरेटेड सबस्टेंस। अब सबस्टेंस गैस भी हो सकता है या मोल्टेन मेटल भी हो सकता है। सबस्टेंस ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to passing of
passing of current, passing of electricity या amount of electricity, passing of amount of electricity, ये आपका ला है। तो सिंपली आप लिख सकते हो, मान लो इसमें W ग्राम डिपॉजिट हुआ, चलिए W ग्राम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ पासिंग ऑफ अमाउंट ऑफ करंट, करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मीन्स Q। ये आपका यही आपका ला है, इसी को बोला गया फर्स्ट ला ऑफ फैराडे या फैराडेज फर्स्ट ला ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसको और मैं डेरिवेट करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। तो देखें, मैं एक यहाँ कांस्टेंट यूज करूंगा, या Q इक्वल, आपको बता दे Q इक्वल होता है I इंटू टी। I इज द अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर और T इज द टाइम टेकन इन सेकेंड, जितने टाइम उसमें लग रहा है। सो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी, या W इक्वल एक कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं Z। क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे। और Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट IT। यही आपका फर्स्ट लॉ का एक डिराइव पार्ट है। अब सबका मीनिंग लिख दे रहे हैं, पहले आप फिगर बना लो। चलो देखें और भी इसका मीनिंग लिखा जाए। सबसे पहले यहाँ W जो है अमाउंट ऑफ डिपोजिटेड सबस्टेंस इन ग्राम, किस में लिया जाएगा? ग्राम में। Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जो आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसका डिफिनेशन भी इससे आ जाएगा। T टाइम इन अ सेकेंड, किस में होगा? टाइम इन सेकेंड। और जो I है अमाउंट ऑफ करंट, जिसका यूनिट किस में लेंगे? एम्पियर में। इस तरह इसका सबका मीनिंग हुआ। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखें Z का डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो अभी आप लिखे हो W इक्वल ZIT लिखे हैं। तो मान लें जब किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जब 1 सेकेंड इसमें करंट, 1 सेकेंड टाइम दिया जाए और I 1 एम्पियर लिया जाए, तो उस समय जितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। सो अब ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो वी गेट ये W इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? Z। तो यही इसका डिफिनीशन है, यही क्या है? डिफिनीशन है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो सो वी कैन राइट हियर द मास ऑफ, अब W इज द मास ऑफ डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड when 1 ampere current passing through electrolyte solution or molten electrolyte within 1 second, for 1 second, so that is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, तो जितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लिबरेट होता है वही अमाउंट ही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Z से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल Z से। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे।
फैराडे या फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब सेकेंड लॉ क्या, फर्स्ट लॉ तो आपको समझ आ गया। दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह है कि जो फर्स्ट लॉ होगा वेल स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन आल्सो से। तो सबसे पहले इसको समझें। मान लें हमारे पास दो या दो से अधिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें जो दोनों एक दूसरे से सीरीज में अरेंज है, सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपका कनेक्टेड है सीरीज में। अब इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है। मान ली इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है आपका है AgNO3 और इसमें है कॉपर सल्फेट, जिसमें कॉपर 2+ आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, Ag+ आयन और NO3- आयन। अब ये सेकेंड लॉ कहता क्या है, तो अगर इसका बात करें व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब दोनों सीरीज में है तो इसमें Q का अमाउंट दोनों के लिए क्या होगा बच्चों, सेम होगा। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट मींस AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट बोथ आर डिफरेंट, और भी हो सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन अ सीरीज, और जो आपस में सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, तो द मास ऑफ डिपॉजिटेड या लिबरेटेड ऑफ सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब इसका मतलब क्या, तो चलो देखें। मान लें इसमें आपका W1 ग्राम, W1 यानी W1 अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, या WAG मान लो, और यहां पर इसका AG का जो इक्विवेलेंट रेट है वो मान लिया गया EAG मान लेगा। तो चलिए यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ AG मान लें यहां पर WAG, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG मान लिया गया E1। इसी तरह कॉपर के लिए डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ कॉपर मान लिया गया आपका W कॉपर, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर मान लिया गया E कॉपर। E मींस यह E1 न लिखकर EG लिखा गया। E का मतलब इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन क्या होता है, उस आयन का मोलर मास अपान उसका वैलेंसी। तो यहाँ हम प्लस लिख रहे हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस जाकर डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ +2 और यहाँ भी +2 लिखूंगा। लिख सकता हूँ बच्चों, आपको लिख सकता हूँ, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर केवल इक्विवेलेंट वेट है। अब देखें, अब एक और समझ लें, हम बोला है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through the solution of different electrolytes connected in a series। किसमें कनेक्ट रहना है, सीरीज में। the mass deposited are liberated at the electrode are directly proportional to their इक्विवेलेंट वेट। यही आपका लॉ है, इसी को आपको समझना है। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर हम इस फिगर में देखें तो Q का अमाउंट दोनों के लिए सेम है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, और दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। सब फॉलो करा जो लिखा गया।
is passed through the solution of different electrolyte connected in the series. The mass deposited or liberated at the electrode are directly proportional to their equivalent weight. तो ऑलरेडी आई थिंक आई हैव रिटेन ओके। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, तब मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका ला है, याद रखे रहेंगे, अभी समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है यार। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ओके। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा आगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसी को मैं फॉर्मुलेशन में बता रहा हूं। तो मान ले पहले वाले में मास आपका WAG, तो WAG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EAG प्लस लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाले में W कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E कॉपर 2 प्लस लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को मिक्स करेंगे, तो आर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने पर देखिए क्या बनेगा, WAG अपान हो जाएगा W कॉपर हो गया, अब प्लस EAG प्लस हो जाएगा अपान E कॉपर हो जाएगा। यही आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको समझना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब इसको सॉल्व और करें, तो चले देखिए और भी सॉल्व मैं कर रहा हूं, थोड़ा इसको क्लीन करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप। अब देखो, चूंकि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W इक्वल ZIT कहता है, या W इक्वल Z इंटू क्या हो गया Q, क्योंकि Q इक्वल I इंटू T। सो अब इस दोनों के डिफरेंस अगर मैं बात करूं, WAG की जगह लिखूं तो लिख सकता हूं Z1 और क्या हो जाएगा Q, क्योंकि Z1 जो है, Z का जो वैल्यू है अलग अलग आयन के लिए, डिफरेंट आयन के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि Z का वैल्यू किसी के लिए सेम नहीं होता है, मतलब अलग अलग होगा, अलग अलग कॉपर के अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा। इसलिए यहाँ पर Z आपका बदल सकता है, लेकिन Q का वैल्यू बदलेगा नहीं, क्योंकि Q का अमाउंट सेम है। इसी तरह W कॉपर इक्वल लिख सकते हैं Z2 और Q लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, अब 2 में रखो वैल्यू, तो रखेंगे तो Z1Q अपान Z2Q। क्लियर? इसी तरह ये तो आपका रहेगा EAG प्लस और अपान E कॉपर 2 प्लस। अब Q विल बी कैंसिल आउट, Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और जब कैंसिल आउट होगा तो Z1 अपान Z2 इक्वल EAG प्लस अपान E कॉपर 2 प्लस लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करके लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं Z। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन 3 कैन बी also written in form of E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z। तो ये आपका एक सिंबल है। अब देखिए इसको और सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब यहाँ एक कांस्टेंट यूज करेंगे, और इस कांस्टेंट का नाम रखा गया फैराडे कांस्टेंट, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, F से। सो लिख सकते हैं Z इक्वल आपका हो जाएगा E/F, यानी Z का वैल्यू हमेशा क्या होगा E/F, वेयर E इक्वल इक्विवेलेंट वेट, आप समझ गए, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसी भी सबस्टेंस का जो डिपॉजिट होगा, और F जो होगा फैराडे कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 96,500 कूलम इसका यूज करते हैं, ये आपका वैल्यू। और आप सब समझ ही रहे हैं, ओके। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। जितने फॉर्मूले इसमें बता रहे हैं सभी का एक रोल है, और सभी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए देखिए, अब ये और भी देखें, बहुत सारे इसमें आपके न्यूमेरिकल आएंगे। अब यहां देखें 1 फैराडे वैल्यू होता क्या, कैसे वैल्यू आ गया 96,500। तो चलिए देखें 1 फैराडे मीन्स होता क्या है। तो 1 फैराडे मीन्स द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल
द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। समझ गए बच्चों? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 F इक्वल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए चार्ज कितना था 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और 1 मोल में वैल्यू कितना था बच्चों, 1 मोल में आपका होता 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। आप ये पढ़े भी वैल्यू, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आएगा, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा देखिए और देखिए अभी 23 इंटू 10 टू पावर 23 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 19, तो आपका आ जाएगा 4, 10 टू पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका वैल्यू होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका नियरली आएगा 96,485, या नियरली इसका यूज करेंगे 96,500 गुलाम मोल, गुलाम मोल यानी 1 मोल के लिए है गुलाम मोल। तो ये आपका एफ का वैल्यू है, यही यूज करते हैं। तो फैराडे का मतलब 1 फैराडे का मतलब द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो 1 फैराडे वैल्यू नियरली 96,500 गुलाम मोल। क्लियर? ओके, आप इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इसका यूज कर रहा हूं, जितने फॉर्मूले सब मैं लिख रहा हूं। तो चलिए देखें, फर्स्ट लॉ आप पढ़े हो, फर्स्ट लॉ आप पढ़े यह है W इक्वल ZIT, पढ़े हो आप लोग। Z इक्वल आपका होता है E/F, या Z इक्वल E/96,500। सो वैल्यू पुट करो, तो W इक्वल E/96,500 इंटू IT। ये एक फार्मूला बन सकता है, ऑफकोर्स बन सकता है। अब देखें, अब हमें रिलेशन निकालना एक और इंपॉर्टेंट है मोल में, क्योंकि Q इक्वल आपका NF भी होता है। इसको समझे कैसे होगा। तो अगर हम बात करें मोल इक्वल N इक्वल W/M होता है, मोल इक्वल W/M, सो W इक्वल N इंटू M। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। चलिए इसमें रखा गया, तो ये हो गया N इंटू M इक्वल E इंटू IT। अब IT को मैं लिख सकता हूँ क्या, IT इक्वल क्या लिख सकता हूँ, Q अपान F या 96,500 लिख सकते हैं। अब देखें, चूंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है मोलर मास अपान एन फैक्टर। चूंकि यहाँ देखिए सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है तो है। देखिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल मोलर मास, m इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपान एन फैक्टर। अब मैं इसको वैल्यू रख रहा हूं, इसमें इक्वेशन नंबर इसमें रखूंगा। तो देखिए n इंटू एम इक्वल m अपान n फैक्टर इंटू Q अपान F को इधर कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई F। अब m क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा। अब देखिए जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू क्या क्या बचेगा, देखिए Q इक्वल n F इंटू n इंटू F। NF मीन्स n फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या Q इक्वल लिख सकते हैं NF लिख सकते हैं, जनरली हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल NF। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जितना इलेक्ट्रॉन उस आयन में पार्टिसिपेट करता है उसी की संख्या, तो वही n फैक्टर भी होगा। समझ रहे बच्चों? तो ये आपका फार्मूला होगा Q इक्वल NF। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको आएगा समझ में। ओके, नेक्स्ट और फार्मूले देखें। इसमें सेकेंड फार्मूला आप लिखे हैं W1/W2
इक्वल E1 अपान E2, ये भी एक फार्मूला है। और Q इक्वल NF, ये भी एक फार्मूला है। और आपका Z इक्वल E/F, ये भी आपका फार्मूला है। ये सभी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे जो इस पे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो और समझ ले, आज मैं आपको बताया हूँ Michael Faraday law of electrolysis. He has given two laws. The first law, the amount of substance deposited on the electrode is directly proportional to passing of amount of current, amount of electricity, and W directly proportional Q. A second law, अगर different electrolyte का solution series में जुड़ा है, amount of electricity will be same. In such condition, the amount of deposited substances at electrode is always directly proportional to their equivalent weight. या W1 upon W2, E1 upon E2. Clear students? Okay, please take a screenshot.